हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी शुरू होती है एक कार्टून से, जहाँ पे एक पायलट अपने प्लेन को झूला बना के सोया हुआ था, लेकिन उसके गलती के कारण प्लेन पूरा गिर जाता है और टूट जाता है। जब ऑफिशियल्स उससे रिपोर्ट मांगते हैं तब वो कहता है कि ये सब कुछ एक ग्रिमलिन ने किया है, यानी सारा ब्लेम वो ग्रिमलिन पे डालता है और इसी तरह वो अपनी गलती से बच जाता है। सो मूवी की शुरुआत होती है 1943 में, जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था। तब हम माउडी ग्रिटी को देखते हैं। माउडी फ्लाइट ऑफिसर रहती है और उसे एक टॉप सीक्रेट मिशन दिया जाता है, जहाँ पे उसे कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट न्यूजीलैंड से समोआ इस जगह पे लेके जाना था। मिशन टॉप सीक्रेट होने के कारण इस मिशन के बारे में या फिर उस ब्रीफकेस में क्या है उसके बारे में किसी को भी पता ना उसे अलाउड नहीं था। उसे B-17 बमर फ्लाइट से जाना था। अब जैसे ही प्लेन में आती है, सब लोग रूडली उसे बात करते हैं और प्लेन से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन क्रू मेंबर्स को बताया नहीं गया था कि उनके साथ एक लड़की भी आने वाली है किसी टॉप सीक्रेट मिशन के तहत। लेकिन वो अपना एक असाइनमेंट पेपर दिखाती है। प्लेन ऑलरेडी अपने टाइम से लेट हो रहा था, इसीलिए ये लोग उसे प्लेन में बिठाते हैं और मिशन की तैयारी करते हैं। उससे बुरी तरह पेश आने का कारण दूसरा भी था, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये समय 1943 का था, तो औरतों को यही समझा जाता था कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल नहीं पाएंगी। अब उसे ट्रंक में जाके बैठने की सलाह देते हैं, यानी प्लेन का वो हिस्सा जो नीचे के साइड पे होता है और एक डोर से वो ओपन हो सकता है। ये काफी कंजेस्टेड प्लेस रहता है और सिर्फ एक ही इंसान वहाँ मुश्किल से बैठ सकता है, लेकिन उसके बैग को रखने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए उसके बैग को क्विड नाम का दूसरा लड़का ले लेता है और वो उससे कहता है कि वो इस बैग को काफी ज्यादा संभाल के रखेगा। वो आगे बताती है कि इस बैग को अगर किसी ने भी खोलने की कोशिश की तो सबका कोर्ट मार्शल हो सकता है और इनका एक लंबा और खतरनाक सफर शुरू होता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे जापानीज प्लेन भी पैसिफिक ओशन के चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी नजर अगर इस प्लेन पे पड़ी तो डेफिनेटली अटैक होगा। अब इनकी जर्नी जैसे ही शुरू होती है, वो लोग मॉडी के बारे में काफी भला बुरा कहने लगते हैं, क्योंकि वो एक औरत होने के बावजूद ऐसे पोजीशन पे आके काम कर रही है। और ये सारी बातें मॉडी सुन रही थी। वो ट्रंक में बैठते हुए उनको सुनाती है कि वो उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच ले। वो काफी बड़ा सा लेक्चर देती है उसके अचीवमेंट का। ये सारी बातें वो अपने ट्रंक में बैठ के ही कर रही थी हेडफोन के थ्रू, लेकिन उसके मेन ऑफिसर्स उसका सिर्फ मजाक बना के रखते हैं। ये फिल्म काफी मिस्ट्री से भरी हुई है, इसीलिए पूरे एंगल में आपको मोल्डी ही दिखाई जाएगी और उनके जो बाकी के कैरेक्टर हैं उन्हें बैकग्राउंड में हमें बताया जा रहा है और हम उनकी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं है। अब ट्रंक में बैठे हुए उसे बाहर की विजुअल्स आ रहे थे और एक चीज वो नोटिस करती है कि उनके प्लेन पे उसे एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है। कैप्टन को जब वो इसके बारे में बताती है तो बाकी के सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कैप्टन भी इस चीज को इग्नोर कर देता है कि इतने बड़े ऊंचाई पे कोई कैसे क्रीचर आएगा। अब इसी दौरान इसके ट्रंक का जो डोर रहता है जिससे ये बाहर गिर सकती है, उसका हैंडल इसके हाथ में आ जाता है, यानी थोड़ी सी हलचल हुई वहाँ पे और वो गिर सकती है। अब ये अपडेट वो सबको देती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता या फिर उसे ऊपर बुलाया नहीं जाता। इसी दरम्यान वो एक जापानीज प्लेन भी देखती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करता। अब ये सब कुछ चल ही रहा था, तब अचानक से एक क्रीचर आके इसके ऊपर हमला करता है। दिखने के लिए ये क्रीचर ग्रेमलिन जैसा था। अब इसके प्लेन का हैंडल नहीं था, इसीलिए ये उंगली से अपने डोर पकड़ती है और इसके पास एक गन रहती है। वो लोड करके उस क्रीचर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज से डर के वो क्रीचर कहीं और चला जाता है और इसी में अभी इसकी उंगली टूट गई थी, उसे वो ठीक करती है। अब क्रू मेंबर्स ने भी गोली की आवाज सुनी थी और कैप्टन मॉडी से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसे पता था कि ये बताने की कोशिश भी करे तो भी वो हंसेंगे, इसलिए वो जानबूझ के उन्हें क्रीचर के बारे में बताती नहीं है। अब कैप्टन फाइनली डिसाइड करता है कि उसे उस ट्रंक से निकाल के पूछताछ करने के लिए ऊपर लाएंगे, लेकिन तभी जापानीज फाइटर प्लेन इनके प्लेन के करीब आ जाता है। मॉडी को यहाँ पर कैप्टन से परमिशन नहीं मिलती जापानीज प्लेन पर फायर करने की, लेकिन वो जापानीज प्लेन काफी नजदीक आया था, इसलिए मॉडी बिना परमिशन के ही फायरिंग करके सब कुछ चुप कराती है। तब जाके इनको समझ आता है और इन लड़कों में ही आपस में झगड़ा शुरू होता है। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि मोल्डी के हाथ में जो फ्रैक्चर था वो दरअसल झूठ था। इसी झूठे फ्रैक्चर के कारण से दूसरों के प्लेन में आके बैठना पड़ा था, अदरवाइज वो खुद भी प्लेन फ्लाई कर सकती है। वो असल में MI एजेंट भी नहीं थी, लेकिन तभी उसकी नजर वापस उस क्रीचर पे जाती है जो धीरे धीरे प्लेन के काफी सारे पार्ट्स ब्रेक करके इसे डैमेज करने की कोशिश कर रहा था। जब वो क्रीचर मोल्डी को देखता है तब उसकी कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो क्रीचर वहाँ से निकल जाता है। मोल्डी के पास गन थी, ये देख सब लोग हैरान हो जाते हैं और मोल्डी को उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील करने के लिए कहते हैं। वो सिर्फ इतना कहती है कि वो MI एजेंट नहीं है और शादीशुदा औरत है। और पूरे क्रू को पता चल गया था कि इसकी रियल आइडेंटिटी कुछ
और है तो उस बैग में क्या है इसके लिए और भी वो क्यूरियस हो जाते हैं और कैप्टन उस बैग को खोलने की ऑर्डर्स देते हैं और मॉल्टी को भी ऊपर लाने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। लेकिन अब मॉल्टी उस ट्रंक के गियर बॉक्स को जाम करके बाहर निकलने से मना कर देती है, क्योंकि अगर अब वो बाहर निकली तो उसे पता था कि क्रू मेंबर्स उसे बुली कर करके उसकी रियल आइडेंटिटी पता करने की कोशिश करेंगे और उस बैग को भी वो खोलेंगे। इनका ये आर्ग्यूमेंट चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच ड्रॉन नाम का क्रू मेंबर भी उस क्रीचर को देख लेता है और अपने क्रू से यही कहता है कि एक बहुत बड़ा रैकून यानी बहुत बड़ा जानवर प्लेन पे है और मोल्टी ने भी उसे देखा है। लेकिन मोल्टी इस समय चुप ही रहने का डिसाइड करती है। इसके कारण सबको लगने लगता है कि उस बैग में ऐसा कुछ है जिसके कारण ये सब लोग हेलुसिनेट कर रहे हैं और प्लेन भी खराब हो रहा है। अब काफी आर्ग्यूमेंट के बाद वो लोग उस बैग को ओपन कर देते हैं और तब रिवील होता है उस बैग में एक बेबी है और यहाँ पे हमें मोल्टी की बैक स्टोरी पता चलती है। ये बच्चा मोल्टी का ही था और बच्चे के साथ वो अपने होम टाउन से भाग रही थी। इस प्लेन में आने का उसका मकसद भी यही था कि वो एक ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे उसका पति उसे ढूंढ ना पाए, क्योंकि उसका पति बच्चे को और मोल्टी दोनों को भी मार डालेगा। क्योंकि रीजन ये है कि ये बच्चा मोल्टी और उसके हस्बैंड का ना होकर मोल्टी और क्वेड का है। क्वेड यानी जो अभी क्रू मेंबर था जो उसके साथ काफी फ्रेंडली हो रहा था उसका। मोल्टी का पति काफी अब्यूजिव था, हमेशा उसे मारता था। इसी दौरान उसका अफेयर शुरू होता है क्वेड के साथ और उसे एक बेबी भी होता है। लेकिन क्वेड उसी दरमियान वॉर के लिए चला जाता है मोल्टी और उसके बच्चे को छोड़कर। अब इस बच्चे के बारे में उसके हस्बैंड को पता नहीं था। वो अपने हस्बैंड से भागती एंड छुप रही थी, लेकिन जब उसने अपने हस्बैंड को बेस पे आते हुए देखा तो वो काफी डर गई और एयरबेस के ही हॉस्पिटल में एक नर्स होती है, उसकी मदद से अपने बेबी को ड्रग दिया और खुद एयरफोर्स के कपड़े और नकली लेटर बनाकर पूरे असाइनमेंट का एक प्लान किया और इस प्लेन में आ गई अपने हस्बैंड से भागने के लिए। अब ये सारा किस्सा क्वेड को भी पता चल जाता है। तब वो कहता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। तब वो काफी गुस्सा होती है और कहती है तुम्हें कभी भी बेबी नहीं चाहिए था, तुम्हारे पास आती तो तुम वापस हम दोनों को छोड़ देते। अब ये सब कुछ सुनने के बाद कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि प्लेन को वापस बेस कैंप में लेके जाएंगे। लेकिन आगे ऐसा कुछ हो उसके पहले ही वापस जापानीज फाइटर प्लेन आते हैं और वो क्रीचर भी इनके ऊपर हमला करता है। लेकिन इसके बाद पे कोई भी भरोसा नहीं करता। लेकिन वो ग्रिमलिन ऊपर आके उस बच्चे के बैग को लेके जाता है, तब जाके क्रू मेंबर्स को पता चल जाता है। ग्रिमलिन बैग को प्लेन के एक अलग हिस्से में रखता है और ये सब कुछ मोल्टी ट्रंक में बैठे हुए देखती है। तभी वो ट्रंक से बाहर निकलकर उस ग्रिमलिन पे रिवॉल्वर से फायर करके सीधे अपने बच्चे को लेने के लिए निकल पड़ती है। ये सब कुछ वो इतनी ऊंचाई पे प्लेन के बाहर से करती है, जिसमें बाद में हम देखते हैं उसके ट्रंक को नीचे गिरता हुआ। यहाँ पे वो बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह प्लेन को पकड़ते हुए बिल्कुल प्लेन में आने की कोशिश करती है। सबसे पहले वो अपने बैग रखती है और कैसे तैसे वो ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, आती भी है, लेकिन अचानक से बैग रखने के बाद वो नीचे गिर जाती है। तभी नीचे जापानीज प्लेन का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस वेव के कारण ये बिल्कुल ऊपर आके सीधा प्लेन में चली आती है। मूवी में ऐसे काफी सारे स्टंट है जो जरा भी लॉजिकल नहीं है, जैसे उस प्लेन को पकड़ते हुए वो ऊपर आने की कोशिश करती है। आई मीन उतने ऊंचाई पे ये पॉसिबल ही नहीं है, बट खैर जैसे ही प्लेन में आती है देखते काफी सारे लोग मारे जाते हैं जापानीज अटैक के कारण और एक दूसरा क्रू मेंबर उस ग्रिमलिन से लड़ रहा था। अचानक से ग्रिमलिन उस आदमी को छोड़ के इसकी बैग लेता है बच्चे की, तो वो आदमी अपनी जान गवा के इसके बच्चे को बचाता है। तभी वो ग्रिमलिन वापस नीचे से ऊपर आने लगता है, लेकिन यही मौका देख के मोल्टी ग्रिमलिन को मार के नीचे गिराती है। अब जहाँ उसे लग रहा था कि ग्रिमलिन से उसका पीछा छूट गया, लेकिन तभी पता चलता है कि वो उड़ भी सकता है। लेकिन इसी बीच में प्लेन के कैप्टन भी मारे जाते हैं और सारी जिम्मेदारी को पायलट के ऊपर आ जाती है। अब प्लेन में सिर्फ बचते हैं क्विड यानी उसका बॉयफ्रेंड, बैकेट, को पायलट अल्टर और मोल्टी। अब मोल्टी कैप्टन की सीट का चार्ज लेती है और वो सबसे पहले जापानीज प्लेन फाइटर जो रहता है उसे भी ब्लास्ट कर देती है। अब इनका प्लेन ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसीलिए मोल्टी प्लेन का इंचार्ज लेती है और उसे कैसे तैसे 360 डिग्री में घुमा के एक जगह पे ये लोग अननोन लोकेशन पे लैंड करते हैं। अब प्लेन की हालत देखते हुए सब लोग भगदड़ी में बाहर आते हैं और तभी प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। क्विड भी उससे माफी मांगता है और उसे कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन इसी दौरान वो ग्रिमलिन वापस आता है और क्वेड को जख्मी करके वो बच्चा उससे ले लेता है। लेकिन मोल्टी उस ग्रिमलिन को मारते हुए अपना बैग छीन लेती है। वो ग्रिमलिन काफी जख्मी हुआ था, वो बैग वापस क्वेड को देती है और उस ग्रिमलिन से लड़ने के लिए आती है। लेडी टार्जन को देख ग्रिमलिन भी काफी डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन मोल्टी उसकी पूंछ पकड़ के उसे खींचती है और उसके साथ काफी रेसल करती है और आखिरी में उसे मार देती है और वो क्वेड के साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर रहती है।
यहाँ से ये लोग कैसे निकलते हैं कुछ हमें बताया नहीं गया है। मूवी के अंत में हमें काफी सारे वर्ल्ड वॉर 2 के फीमेल फाइटर के बारे में बताया जाता है जिन्होंने वॉर में काफी ज्यादा योगदान दिया था। यानी एक तरह से ये फिल्म उनके लिए ट्रिब्यूट है, लेकिन उन फाइटर्स ने जैसे रियलिस्टिक ग्राउंड पे रह के फाइट की थी और इस फिल्म का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में एक टोटली अलग कहानी मोड़ लेती है एक अलग अंदाज में, जहाँ पे ग्रिमलिन इनके प्लेन पे अटैक करता है और उसके बच्चे को छीनना चाहता है उससे। क्योंकि कहानी शुरू होती है एक सीक्रेट एजेंट से जिसे सीक्रेट ऑपरेशन दिया गया है, लेकिन उसका प्लॉट ओपन होते होते पूरी तरीके से ये कहानी फ्लॉप होती है। इसके अलावा मॉल्डी का प्रोफाइल क्या था, वो इतने अच्छे से फ्लाई करना या फिर फायरिंग करना कैसे जानती थी, ये कुछ भी बताया नहीं गया है और इसी कारण से इसे 4.8 की रेटिंग है। अब रही बात उस ग्रिमलिन की, तो उसे मूवी में दिखाने के 2 कारण हैं। पहले तो 40s के जमाने की जो कार्टून्स थे उसमें ग्रिमलिन का यूज किया जाता था बच्चों की कहानियों में, जहाँ ग्रिमलिन छोटे बच्चों को लेके भाग जाता था। और दूसरा कारण ये था कि उन्हीं कार्टूनों में ये भी दिखाया जाता था कि कैसे ग्रिमलिन उड़ के आते हैं और प्लेन को खराब करके जाते हैं। और उसके बाद एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी ग्रिमलिन का यूज किया करते थे और मनगढ़ंत कहानियां बनाते थे अपने काम से भागने के लिए। और इसीलिए मूवी के स्टार्टिंग में हमें वो कार्टून दिखाया गया है जहाँ पे पायलट अपनी गलती के कारण प्लेन को खराब करता है और सारा ब्लेम ग्रिमलिन को देता है। मूवी अगर एक फाइटर लेडी पे बनाते तो शायद चल जाती, लेकिन इसमें अननेसेसरीली फेमिनिज्म का तड़का दिया गया है और अचानक से सब क्रू मेंबर्स उस बच्चे को बचाने के पीछे पड़ते हैं। ये बात तो थोड़ी सी अजीब ही है। आपको क्या लगता है मूवी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।